हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं यूनिक स्टडी मटेरियल्स के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज आधुनिक भारत के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और ये पार्ट 2 है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, तो वो पार्ट 1 मिस ना करें। तो चलिए पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन क्या है। ये 25 क्वेश्चनों का पार्ट है और ये पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो कृपया वहाँ से जाके देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 का 26वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो अंतरिम सरकार की स्थापना वो की थी 1943 में। कब की थी? 1943 में। ग्रुप ए, ऑप्शन सी या सही आंसर होगा। और ये क्या था? हुकूमत ए हिंद अर्जी हुकूमत हिंद नाम की जो अंतरिम सरकार की स्थापना की थी, और ये कहाँ की थी? सिंगापुर में। कहाँ पर? वो सिंगापुर में की थी इसकी स्थापना। और इसके स्थापना में इसकी स्थापना सिंगापुर में की थी। और इसकी स्थापना में जो समर्थन धुरी राष्ट्र थे वो जापान था। नाजी जर्मनी था, इटली था और उनके सहयोगी थे। और सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, इसमें तीनों बनाया गया था। इस जो सरकार थी, ये अंतरिम जो सरकार बनाई थी, उसमें सुभाष चंद्र बोस जो थे वो प्रधानमंत्री भी थे, रक्षा मंत्री भी थे और विदेश मंत्री भी थे। तीनों बनाया गया था उन्हीं को। और रास बिहारी बोस जो थे वो मुख्य सलाहकार थे। क्या थे? रास बिहारी बोस, इस अंतरिम सरकार का जो रास बिहारी बोस जो थे, ये अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? तो किस आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी दांडी मार्च के बाद, जब दांडी मार्च खत्म हुआ था उसके बाद हुई थी, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और दांडी मार्च कब शुरुआत हुआ था दांडी मार्च का? तो दांडी मार्च का शुरुआत जो हुआ था 1930 ईस्वी में, 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। और यह यात्रा जो है 6 अप्रैल 1930 को दांडी तक पहुंची थी। गुजरात में दांडी नामक जगह है जहां तक पहुंची थी। 80 लोगों का एक जत्था था जो गांधी जी के साथ चले थे। ठीक है। और ये दांडी मार्च इसलिए हुई थी क्योंकि जो अंग्रेजी सरकार थे उन्होंने नमक का जो लगान था वो बढ़ा दिया था। नमक का लगान बढ़ा दिया था, तो जिसके कारण गांधी जी ने दांडी मार्च किया। ठीक है। और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि दांडी मार्च के बाद कौन सा आंदोलन हुआ, तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। ठीक है। तो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो वो कौन थे जिन्होंने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? वो थे राम मनोहर लोहिया। कौन थे? राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। राम मनोहर लोहिया का जो जन्म हुआ था 23 मार्च 1910 को हुआ था। कब हुआ था? 23 मार्च 1910 को। ये अकबरपुर में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ समाजवादी थे। जो थे राम मनोहर लोहिया जो थे स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ समाजवादी थे। और ये जो समाजवाद जो है, भारत में समाजवाद की स्थापना जो है वो राम मनोहर लोहिया ने ही की थी। ठीक है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो सह संस्थापक थे, जो कांग्रेस की जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसके सह संस्थापक कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे। याद रखिएगा, राम मनोहर लोहिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह सलाहकार थे, सह संस्थापक थे, सॉरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के जो नवाब की गद्दी थी उस पर किसे बिठाया गया था? तो जब बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद जो बंगाल का जो गद्दी था उस पर किसे बिठाया गया? मीर जाफर को बिठाया गया। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, मीर जाफर को उसके बाद गद्दी पे बिठाया गया। देखिए यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन में कि बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई। बक्सर की लड़ाई कब हुई? 1764 ईस्वी में हुई थी। और इस लड़ाई के बाद इस लड़ाई के बाद मीर जाफर को जो बंगाल का नया नवाब बनाया गया। किसे बनाया गया? मीर जाफर के बाद। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 ईस्वी में, 1764 में हुई थी। और इस लड़ाई के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्वदेशी स्वदेशी बंधप की स्थापना किसने की थी? तो स्वदेशी बंधप क्या है?
ठीक है, पहले देखते हैं इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसके ऑप्शन ए सही आंसर होगा, अश्वनी कुमार दत्ता ने की थी। स्वदेशी बंधप की स्थापना किसने की थी? अश्वनी कुमार दत्ता ने की थी। और स्वदेशी बंधप है क्या? स्वदेशी बंधप था कि जो विदेशी वस्तुएं था उसका बहिष्कार करना था, विदेशी वस्तु जितनी थी उसका बहिष्कार करना था और स्वदेशी वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना था। ठीक है, यही स्वदेशी बंधप है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे है कि स्वदेशी बंधप समिति का जो स्थापना है वो अश्विनी कुमार दत्ता ने किया था। ठीक है, और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था स्वदेशी उत्पादकों का जो इस्तेमाल में वृद्धि करना था और विदेशी का बहिष्कार करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 के क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के क्रांति का दौरान जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग थे। और जो लॉर्ड कैनिंग है वो फरवरी 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल बने रहे। 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 तक लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल बने रहे। और इस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन पूछा है कि 1857 के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो 1857 के दौरान भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिला विनाच। ठीक है, ये एक मराठी भाषा है और इसका हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? हिंदी में ये लाला लाजपत राय, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे तो मैं लेकर रहूंगा। ठीक है, ये किसका वक्तव्य था? ये बाल गंगाधर तिलक का नारा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे तो हम लेकर ही रहेंगे। और ये मराठी में जो इन्होंने मराठी में कहा था कि स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो ली मिला विनाच। ठीक है, और ये किस जेल में कहा था? ये किस जेल में कहा था? मांडले जेल में। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा, मांडले जेल में कहा था। ठीक, स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है, इसे तो मैं लेकर रहूंगा। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इसे तो मैं लेकर रहूंगा, ये इन्होंने कहा था। और ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में उस समय कहा था जब राजद्रोह के आरोप में वो 7 वर्ष की सजा उन्हें दी गई थी। इसके बाद तिलक को 6 वर्ष का कारावास के लिए मांडले जेल भेजा गया था। तो मांडले जेल में ही उन्होंने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कहाँ कहा था? मांडले जेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? तो ये लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। किस षड्यंत्र में शामिल थे? लाहौर षड्यंत्र में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। ये लाला लाजपत की जो हत्या है, हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयपाल और सुखदेव ने पुलिस जो प्रमुख है उस स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा था, परंतु उन्होंने जेपी संडार्स को गोली मारी, जिससे जो उसके मौके पर मौत हो गई। उन्होंने जो लाला लाजपत राय की जो हत्या हुई थी उसका प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और जयपाल और सुखदेव जो थे, उन्होंने इसको पूरा स्कॉट को मारने का, जो पुलिस स्कॉट था उसको मारने का जो षड्यंत्र रचा था। और इस षड्यंत्र का जो रचा था उसके दौरान क्या हुआ था? जेपी संडास का जो गोली मारकर हत्या कर दी थी, गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसका उसे मौके पर मौत हो गई, जिसके कारण इन्हें तीनों को फांसी की सजा मिली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? सिंगापुर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, सिंगापुर में की गई थी। और ये सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है सिंगापुर में 1943 में की थी। कब की थी? सिंगापुर में 1943 में। देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है सिंगापुर में 1943 में की थी। और किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और रास बिहारी बोस कौन थे? प्रमुख सलाहकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? तो गुरुमुखी लिपि जो है गुरु अंगद के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा,
गुरु अंगद के द्वारा शुरू की गई थी। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने और वो संस्थापक थे। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु नानक के बाद सिख धर्म का उत्तराधिकारी कौन हुआ? गुरु अंगद हुआ। और गुरु अंगद जो थे सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। वो पहला गुरु थे गुरु नानक जिन्होंने स्थापना की। दूसरा गुरु गुरु अंगद जो गुरु नानक के बाद गुरु नानक ने जिन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया। और गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया। जो गुरु नानक की जितनी रचनाएं थी उसको गुरु अंगद ने संकलन किया और उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास भी किया। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किसने किया था, तो गुरु अंगद ने किया था। गुरु अंगद दूसरे गुरु थे। ठीक है। सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगद थे। अब पहले जो संस्थापक थे वो गुरु नानक थे। ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बरिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए हैं? बरिंद्र घोष जो है जुगांतर, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ऑप्शन बी, जुगांतर नामक जो समाचार पत्र है उससे जुड़े हुए थे। और जुगांतर जो है एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जुगांतर क्या है, तो जुगांतर जो है एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था। और इसकी स्थापना जो है 1906 में किसने की थी? बरिंद्र घोष ने की थी। अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्ता, ये भी थे। अविनाश भट्टाचार्य, भूपेंद्र नाथ दत्ता और बरिंद्र कुमार घोष, ये तीनों थे। ठीक है। बरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र दत्ता, इन तीनों ने जुगांतर एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार जो थी उसकी स्थापना की थी। और कब की थी? 1906 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1946 के तोबेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? तो तोबेगा आंदोलन हुआ था 1946 में। ये ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पश्चिम बंगाल से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। कहाँ से हुई थी? पश्चिम बंगाल की शुरुआत हुई थी और पश्चिम बंगाल से ये संबंधित है। ठीक है। तोबेगा आंदोलन की शुरुआत कासतकारों ने बंगाल में 1946 में जोतदारों के विरुद्ध में किया था। जोतदारों के विरुद्ध की गई थी। ठीक है। तोबेगा आंदोलन जो है शुरुआत में कासतकारों ने बंगाल में 1946 में जोतदारों के विरुद्ध किया था। और यह आंदोलन बंगाल के व्याप्त है साझा खेती और व्यवस्था के विरुद्ध था। जो साझा खेती होती थी बंगाल में उसके विरुद्ध था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इंडियन मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय है आज के समय में वो तमिलनाडु के चेन्नई में है। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना देखिए यहाँ पे है। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 10 मार्च को 1948 को मद्रास में की गई थी। कहाँ की गई थी? शुरुआत में इसकी स्थापना मद्रास में की गई थी। कहाँ की गई थी? मद्रास में। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? वर्तमान में मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में मेराकायर लेबाई स्ट्रीट में। ठीक है। इसका मुख्यालय है तमिलनाडु के चेन्नई में मेराकायर लेबाई स्ट्रीट में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1948 को। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई थी। ठीक है। और आज के समय में उसका मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में है, मेराकायर लेबाई स्ट्रीट में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था? तो कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता मैंने कि जवाहरलाल नेहरू जिस समय वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को वहाँ कर कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, उस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग उठा था और इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। देखिए 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है। 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वहाँ पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इस अधिवेशन में
जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया इसी अधिवेशन में। अगर आपसे पूछे कि जवाहरलाल नेहरू को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वो कब किया गया था, किस अधिवेशन में किया गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और जो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की जो है वो घोषणा जारी की गई थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जब पारित करने के बाद एक महीने में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता का घोषणा जारी किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ढाका में स्थित आसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, मुस्लिम लीग की स्थापना यहाँ हुई थी ढाका में। आसान मंजिल जो पैलेस है वहीं पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, ठीक है, 1906 में ढाका में आगा खां द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में किसके द्वारा हुई थी? तो आगा खां के द्वारा हुई थी। और लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। लियाकत अली खान और मोहम्मद अली खान जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, वो मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। ठीक है, देखिए लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना जो है मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। और आरंभ में इसका उद्देश्य मुस्लिम अधिकारों की रक्षा करना था। जब इसकी स्थापना हुई थी 1906 में, तब इसका जो मेन मोटिव था, जो मेन मकसद था, वो था मुसलमानों का जो अधिकार है उसको सुरक्षित करना था। परंतु जब इसकी स्थापना के बाद क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान ही मांग लिया। ठीक है, तो पाकिस्तान मांग लिया तो उन्हें पाकिस्तान मिला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा है? वो है अनुशीलन समिति। पी मित्रा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? तो अनुशीलन समिति के साथ जुड़ा हुआ है। अनुशीलन समिति का जो स्थापना हुआ था वो 24 मार्च 1902 में हुआ था। कब हुआ था? 24 मार्च 1902 में। और प्रथम नाथ मित्रा ने की थी। ठीक है, और इस समिति के साथ ही श्री अरविंदो, दीनबंधु चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ टैगोर, जतीन्द्रनाथ बनर्जी, बागा जतीन, भूपेंद्रनाथ दत्ता और बरिंदर घोष जैसे लोग जुड़े थे। ठीक है, इस समिति के साथ साथ कौन कौन जुड़े थे? तो श्री अरविंदो, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ टैगोर, जतीन्द्र बनर्जी, बागा जतीन, भूपेंद्र दत्ता और बरिंदर घोष जैसे लोग जुड़े हुए थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 मार्च 1902 ईस्वी को। ठीक है, अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 ईस्वी को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो वो हेनरी विवियन डरेजियो ने की थी। किसने की थी? हेनरी विवियन डरेजियो ने। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, हेनरी विवियन डरेजियो ने की थी। हेनरी विवियन डरेजियो जो थे वो शिक्षावादी व लेखक थे। वो शिक्षक भी थे, वो लेखक भी थे। वह हिंदू कॉलेज जो कोलकाता का हिंदू कॉलेज है वहाँ का सहायक मुखाध्यापक भी थे। जो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज स्थित है उसका सहायक मुखाध्यापक भी थे। और हेनरी विवियन डरेजियो जो शिक्षावादी के लेखक थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डरेजियो ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला को माना जाता है। किसे माना जाता है? सिराजुद्दौला को माना जाता है। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला का माना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। और देखिए यहाँ सिराजुद्दौला भारत का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। सिराजुद्दौला जो था भारत का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। और 23 जून 1957 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उनकी हार हो गई थी। 1957 में जो प्लासी का लड़ाई हुआ था, जो बंगाल में प्लासी स्थित है, वहाँ पे जब लड़ाई हुआ था तो वो उनकी हार हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? वो थी बड़ौदा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। बड़ौदा में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी। बड़ौदा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य किया गया था। ठीक है, और उसके लिए कानून पारित किया गया था। इसमें 7 साल से 12 साल के बच्चे जो थे, इसमें 7 साल से
इसमें 7 साल से 12 साल के जो बच्चे थे उनके लिए प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1996 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? तो आपको पता होगा कि 1996 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वो भारत के राष्ट्रीय गीत का यहाँ पहली बार गाया गया था, उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन वो भारतीय राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था, उसके लिए जाना जाता है। और वंदे मातरम की जो रचना है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। ये तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की। और मूल रूप से ये संस्कृत में थी और इसे आनंद मठ से लिया गया है। यह उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, यह उपन्यास जो है आनंद मठ से लिया गया है और यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था। आनंद मठ जो था कब प्रकाशित हुआ था? 1882 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1882 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान का शीर्षक क्या है? भारत के राष्ट्रीय गान का जो शीर्षक है वो भारत भाग्य विधाता है। क्या है? भारत भाग्य विधाता। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, भारत भाग्य विधाता। तो चलिए, लिखा है कि भारत का राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। और आपको पता होगा कि बंगाल का भी जो राष्ट्रीय गान है उसकी भी रचना जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। ये सॉरी, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है उसकी भी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे हिंदी रूप में राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृति दिया। 24 जनवरी 1950 को ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय गान को कब संविधान सभा में सभा द्वारा स्वीकृति दी गई थी। तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, स्वीकृति दी थी। और इस राष्ट्रीय गान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो अभी तो आपको बोले कि 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1911 को ये राष्ट्रीय गान गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्लासी की लड़ाई का स्थान पलासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है? ऑप्शन ए सही आंसर होगा। पिछले ही क्वेश्चनों में मैंने बताया कि ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, और प्लासी की जो लड़ाई है वो कब हुई थी? प्लासी की जो लड़ाई 23 जून 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, यहाँ देखिए मिस प्रिंटिंग है, यहाँ होगा 1757 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के दोनों के साथ लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई में किसकी हार हुई थी? सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु जो है हुगली के, कोलकाता के हुगली में स्थित है। कोलकाता के हुगली में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो विद्यासागर सेतु को दूसरा हुगली सेतु भी कहा जाता है। देखिए, विद्यासागर सेतु का दूसरा नाम क्या है? विद्यासागर सेतु का दूसरा नाम हुगली सेतु है। ठीक है, विद्यासागर सेतु का दूसरा नाम हुगली सेतु है। और इस सेतु का नाम सामाजिक सुधारक माने समाज सुधारक जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर रखा गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? समाज सुधारक थे और बंगाल के निवासी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये वेदों की और लौटो का नारा जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की और लौटो का नारा स्वामी दयाराम सरस्वती ने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। ये ऑप्शन बी सही आंसर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। देखिए, स्वामी जब पूछा जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1857 में। और वे संस्कृति और वेदों के प्रखंड विद्वान थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो उनके नाम के बाद ही सरस्वती लगा हुआ है, तो वो वेदों और संस्कृति का जो एक प्रखंड विद्वान थे। ठीक है, और भारत में वेदों की छपाई उनके संरक्षण में पहली बार शुरू हुई। सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण कृति जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक क्या है? माने सबसे महत्वपूर्ण कृति उनकी क्या है?
तो सत्यार्थ प्रकाश जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है, वैसे तो उनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से सत्य प्रकाश वह एक कृति है। तो दोस्तों, अगर आपको इस चैनल पे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आपको पीडीएफ प्राप्त होगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए, अब धन्यवाद। जय हिंद।